नमस्कार, विंध्या टाइम्स के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष। पहली खबर रीवा से। मध्य प्रदेश की सियासत में सत्ता को लेकर मचे घमासान के बीच कमलनाथ सरकार को सत्ता से बेदखल हुए 100 दिन हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 22 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी छल से असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस की सरकार गिराने में कामयाब रही है। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिराने में बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में काला दिवस मना रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे के साथ आज सड़कों पर हैं। रीवा में भी भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता काला दिवस मना रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस भोपाल से लेकर तमाम छोटे छोटे जिले, कस्बों एवं गांवों में बीजेपी की प्रदेश सरकार का विरोध कर काला दिवस मनाया जा रहा है। रीवा में भी कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अपने विरोध स्वर को बुलंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने उद्बोधन में 2 वर्गों का पूरे जोर शब्दों में सराहना की है। पहला किसान और दूसरा टैक्स पेयर। लेकिन वही किसान जिनकी सराहना पीएम ने आज की है, वह दर दर भटकने को मजबूर हैं। अपनी हालातों पर उन्हें अब तरस आ रहा है। रीवा के त्योंथर में किसानों के साथ कुछ ऐसी ही घटना हुई, जहां एक खरीदी केंद्र में किसानों की धान गायब कर दी जाती है। खरीदी केंद्र में रखी हुई धान के बारे में जब किसानों के द्वारा अधिकारियों से पूछा जाता है तो अधिकारी कह देते हैं कि धान की लूट हो गई है। परेशान किसान अपनी मांग पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक रख चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो सकी। आज वह एक बार फिर रीवा कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं और रीवा कलेक्टर से जांच की मांग की है। प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि यदि प्रशासन के द्वारा मामले की सही ढंग से जांच नहीं कराया गया तो किसान सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेंगे। प्रशासन के द्वारा इससे पहले भी जांच की जा चुकी है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता का आरोप है कि जांच सही तरीके से नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि आगे इस मसले में प्रशासन क्या रुख अपनाता है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि खरीदी केंद्र में प्रशासन के द्वारा अनाज हड़प लिया गया है और यह कहा जा रहा है कि धान की लूट हो गई है। अपनी व्यथा किसानों ने रीवा कलेक्टर को सुनाई है। रीवा कलेक्टर ने मामले की जांच रीवा एसपी के द्वारा कराए जाने का आश्वासन किसानों को दिया है। मैं किसान लालजी मिश्रा, ग्राम पंछा, तहसील त्योंथर से आया हूं। मागी क्रमांक में हमारी धान शासन को ले ली गई थी। उसमें बारदाना दिया तो पलटी कर दी गई थी, तौल हो गई। उसके बावजूद मेरे को पर्ची नहीं मिली थी। पर्ची के लिए बोला गया था मेरे को कि 1 हफ्ते के बाद पर्ची अपना ले जाना। तो उस समय पर मैं 1 हफ्ते के बाद भी पहले भी ले लेता था। मैं नहीं जानता था कि ऐसा लूट करेंगे ये लोग। तो इसलिए जब मैं पर्ची के लिए गया तो कहते मेरे को दौड़ाया गया 15 दिन की, आज मिलेगी, काल मिलेगी। इस तरह से मेरे को धान की पर्ची नहीं मिल पाई है और न आज तक पैसा मिल पाया है। फिर ऐसा हुआ कि कोरोना लग गया तो मैं किसी से ये बात कोरोना की वजह से उछाल भी नहीं कर पाया, क्योंकि स्थिति ऐसी थी तो आना जाना बंद हो गया। इस वजह से वहाँ शासन प्रशासन हमारी धान को रखे था। पूरी सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा रखी गई थी। बोले कि तुम्हारी धान तो बेच गई, तुमको पैसा से मतलब है कि धान से मतलब है, तुम्हारा फीड हो जाएगा। अभी पोर्टल नहीं खुला है, वो लोग बोल रहे थे मेरे को। मैं पोर्टल खुलवा के आपको रसीद दूंगा और पैसा दूंगा। फिर ऐसा किए कि 3/6/2020 को लूट मच गई। वो सब बेच लिए धान। मैं गया तो वहाँ प्रबंधक वगैरह कोई मिले ही नहीं। तो मैं तो घबरा करके मर गया कि बिना मौत का ये हमारे साथ क्या हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे धान का पैसा मिले और उचित कार्रवाई इसके साथ की जाए, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कोई भी साधन नहीं बचा है। मैं इच्छा मृत्यु हम मांग चुका, मैं एसडीएम से कह चुका, कलेक्टर महोदय से कह चुका, जो थाने में एफआईआर किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। त्योंथर तहसील के मागी क्रमांक 3 धान खरीदी केंद्र का ये मामला है और पिछली बार भी ये किसान आए थे और इन्होंने कलेक्टर महोदय को अवगत करवाया था। इनकी दिसंबर
2019 और जनवरी 2020 के आसपास की जो धान थी जो इन्होंने बेचा हुआ था खरीदी केंद्र में, तो इनको पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो उसी के विषय में इनको ज्ञापन सौंपा गया है। पहले त्योंथर में सौंपा गया था एसडीएम को और फिर इसके बाद कलेक्टर को। ये तीसरी बार ये आए हुए हैं किसान, इन्होंने सूचित किया, हम इनके साथ में आए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली इनकी जो जांच हुई है पिछली बार, वो जांच सही नहीं हुई है और हमने ये मांग की हुई है कि ये जो जांच है ये सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक टीम गठित करके जांच की जानी चाहिए। ये जो डीआर यहाँ पे पांडे जी हैं, उन्होंने जांच की और साथ में फूड डिपार्टमेंट के कुछ लोग गए थे, उन्होंने किसी भी किसान का कोई बयान नहीं लिया है। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जाँच में कोई समिति प्रबंधक इसमें दोषी नहीं है, क्योंकि हमने धान खरीदी ही नहीं है। तो भाई सवाल ये है कि जब धान आपने नहीं खरीदी, धान आपने नहीं रखवाई, तो इतनी धान वहाँ पे स्टॉक कैसे हो गई? हज़ारों टन धान वहाँ पे स्टॉक कैसे हो गई और कैसे वो लूट हो गई? उन्होंने कहा कि ये लूट का मामला है, लूट का मामला है, तो हमने इसको पुलिस को लिखा हुआ है। तो भाई लूट का मामला है, वो तो बहुत बाद में लूट हुई, जून में लूट हुई, लेकिन इसके पहले इतने दिनों तक धान यदि मागी क्रमांक 3 धान खरीदी केंद्र में रखी रही तो कैसे रखी रही? क्या शासन प्रशासन ने किसानों को बताया नहीं कि आपकी धान यहाँ पर रखी, आप यहाँ से ले जाओ, हम नहीं खरीदेंगे? आपने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, कोई जानकारी नहीं दी और इन किसानों की धान लुटवा ली गई, इनकी लूट नहीं हुई है। और इसी के विषय में इन्होंने 2 बार, दूसरी बार कलेक्टर के पास आए थे, इलैयाराजा टी साहब के पास आए थे और इन्होंने अपनी व्यथा बताई हुई है वहाँ पे, और उन्होंने कहा है कि एमएसपी को लिख रही हैं लूट का मामला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये लूट का मामला तो है, ठीक है, लूट का मामला है, लेकिन किसने लुटवाया धान? कैसे वहाँ पे रखी रह गई धान? आप पता करवाइए कि किसने रखवाया था, अथॉराइज्ड जगह पे आपने कैसे धान को रखा वहाँ पर और फिर कैसे वो लूट हो गई? रीवा के नवागत कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जब से रीवा जिला प्रशासन की कमान संभाली है, तभी से रीवा की लचर प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। रीवा कलेक्टर के निर्देशानुसार आज शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने एडीएम इला तिवारी अपने दफ्तर से बाहर निकली। एडीएम के द्वारा कोटेदारों से स्टॉक सहित आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। दरअसल जांच का विषय तो यह भी है कि असल में जो हितग्राही हैं उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। हालांकि कलेक्टर इलैयाराजा टी की ये सराहनीय पहल है, क्योंकि अब अक्सर देखा जाता है कि गरीब हितग्राहियों के मुंह का निवाला छीनने में शिकायत मिलती ही रहती है। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है कि ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न आवंटित हो सके, उनको प्राप्त हो। पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दल केंद्र एवं प्रदेश की सरकार पर हमलावर हैं। आज रीवा कमिश्नरी ऑफिस में समाजवादी पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में पेट्रोल डीजल में की गई बढ़ोतरी पर आम जनमानस के हितों के लिए मांग की गई। डीजल पेट्रोल की कीमत को घटाने के साथ साथ अन्य कई मांग भी की गई। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से शहर से जुड़े हुए मुद्दे को भी उठाया गया। शहर के सिरमौर चौराहा से लेकर रतेहरा तक की रोड उखड़ गई है, सड़क में कई गड्ढे हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के द्वारा मांग की गई है कि सड़क की मरम्मत करवाई जाए। इसके साथ ही शहर के अंदर कई वार्डों में जहां पानी की किल्लत है उसे भी शीघ्र दूर किया जाए। ऐसे ही तमाम मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने रीवा कमिश्नरी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मांग हमारी है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण से आज देश के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आम जनता को जीना दूभर हो जाएगा। अतः समाजवादी पार्टी मांग करती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नियंत्रित की जाएं और जिले लेवल की जो हमारी समस्याएं हैं, नगर निगम का भ्रष्टाचार और नगर निगम के भ्रष्टाचार के कारण से जो हमारी रोड बनती हैं बार बार उखड़ती हैं, पीडब्ल्यू के अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर भ्रष्टाचार को देखना है तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों को छोड़ करके रीवा जिला पहला नंबर भ्रष्टाचार के लिए है। यहाँ भ्रष्टाचार देखा जाए हर विभाग में, हर जगह, हर कदम पे। जो रीवा की मॉडर्न रोड है रतहरा से लेके चौराहा तक की, वो रोड हर साल बनती है, कम से कम 5-10 करोड़ रुपए हर साल भ्रष्टाचार की ऊँच चढ़ जाती, इसके बाद भी रोड चलने लायक नहीं है। सीमेंट मजदूर एकता यूनियन के बैनर तले 8000 की संख्या में मजदूरों ने रीवा सांसद को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मजदूरों ने कहा है कि कोविड-19 जैसी महामारी के बाद सरकार ने सभी फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया था, जिसमें रीवा जेपी फैक्ट्री भी शामिल थी। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जेपी प्रबंधन ने मजदूरों को लेने से इनकार कर दिया।
काफ़ी आंदोलन और चक्का जाम के बाद 140 मजदूरों को वापस लिया गया, लेकिन 950 मजदूर अभी भी रोजगार की राह देख रहे हैं। जबकि मोदी सरकार का सीधा निर्देश था कि किसी का रोजगार कोरोना महामारी के चलते नहीं छीना जाएगा, लेकिन सरकार की बातों को दरकिनार करते हुए जेपी प्रबंधन केवल अपनी चाल चला रही है। मजदूर प्रतिनिधियों ने रीवा सांसद जनार्दन मिश्र को ज्ञापन पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि मजदूरों को उनका काम वापस मिलना चाहिए। वहीं सांसद जनार्दन मिश्र ने भी मजदूरों को आश्वासन दिया है कि इस संबंध में वो हर संभव प्रयास करेंगे, जिसके कारण मजदूरों को उनका काम मिले और वह बेरोजगार न हो। हम लोग आप सारे लोगों को पिछले मतलब 1 महीने से विदित है कि यहाँ पर जो जेपी सीमेंट का कारखाना है और HEW हाईटेक का जो कारखाना है, उन कारखानों में कोविड-19 के बाद से जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो ये सारे कारखाने का मजदूर ये उम्मीद कर रहा था कि जैसे ही सरकार आदेश करेगी कि लॉकडाउन समाप्त हुआ तो सबको काम पर रख लिया जाएगा। अभी पिछले 1 महीने हो गया कारखाने को खुले हुए, 966 मजदूरों को अभी उन्होंने काम से बाहर रखा हुआ है। इस संबंध में लगातार हम लोग प्रशासनिक स्तर पर अनुशासित तरीके से जो वैधानिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं 1 महीने से। कलेक्टर महोदय को इस संबंध में हम लोगों ने बात संज्ञान में ले आई। उन्होंने थोड़ी पहल की, 140 लोगों के आसपास लोगों को उन्होंने रखा, पर अभी भी जो है 850-900 लोग जो है वो काम से बाहर हैं। तो इसी सवाल को लेकर हम सांसद जी के पास आए हैं। वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर उद्योग के नाम पर एक ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें भी रोजगार का इस तरीके से हमला होगा तो हमारे जीविका के लिए बड़ा संकट है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने, है ना, दिल्ली की भी मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी ये आदेश किया है कि लॉकडाउन के बाद किसी भी मजदूर की छटनी नहीं की जाएगी, उसको लॉकडाउन के अंतर्गत का वेतन दिया जाएगा, किसी की सेवा शर्तों पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पर ये जेपी प्रबंधन जबरन तरीके से एक पूरी साजिश के तहत मजदूरों को बड़े पैमाने पर छटनी करके पूरे कारखाने में निजीकरण करना चाहता है, उसका ठेकाकरण करना चाहता है। इसी संबंध को लेकर हम अपने जनप्रतिनिधि के पास आए हैं कि हमारे रोजगार का संकट है। वो हमारे नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो इस संबंध में पहल करें कि हमारी जीविका बच सके। इसी संबंध को लेकर हम लोग यहाँ पर आए। जेपी प्रबंधन ने 144-46 कुछ लोगों को काम दिया, बाकी ये 800-900 लोग अभी काम से बाहर हैं। मजदूरों की मांग जायज़ है, बोनस की बात जो आई है वो भी जायज़ है, और मैं इन मजदूरों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। जहां इन्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। जेपी ने इस ज़िले को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है, और इन गरीबों की आह है कि इसलिए वो बिक गया। और मेरा उससे अनुरोध है जेपी सीमेंट प्रबंधन से कि अगर कहीं ईश्वर को डरते हो तो इन मजदूरों की आह से डरो और इनको काम पर लो। यही मेरा कहना है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत आरोपी बलराम चौधरी पिता जतन लाल चौधरी उम्र 20 वर्ष के द्वारा नाबालिग पीड़िता को भगाकर शारीरिक संबंध बनाया गया। नाबालिग लड़की अपने माता और पिता के साथ नौरोजाबाद थाना में आकर शिकायत कर चुकी थी। पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। एसडीओपी अरविंद तिवारी और उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी ने टीम गठित किया। प्रकरण कायमी के बाद आरोपी बलराम चौधरी पिता जतन लाल चौधरी उम्र को पकड़ लिया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध 376 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। ये हमारे यहाँ अपराध क्रमांक 181/19 363 कायम हुआ था। नाबालिग लड़की को लेके भगा के ले गया था। जब लड़की दस्तयाब हुई तो इसने अपने कथन में बताया कि इसे किस मंडला के एक लड़का जो 20 साल का है, बलराम चौधरी, वो उसे भगा कर ले गया था। तो उसके विरुद्ध अभी हमें उसके कथन के आधार पर, बालिका के माता पिता के कथन के आधार पर हमने 376 का मुकदमा दर्ज किया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये इसको सितंबर, ये घटना है मई 2019 की घटना है। ये उसे नागपुर लेके गया था
वहाँ इसके साथ कुछ दिनों तक रहा, लगातार 3 महीने बाद ये वापस आए थे। तो अभी इसकी ये पहले अपने कथन में मानसिक स्थिति सही न होने के कारण लड़की घबराई हुई थी, पूरी बात बता नहीं पाई थी, इसलिए ये प्रकरण वहाँ पे रुका हुआ था। अभी इसके दोबारा कथन लिए गए तो फिर इसने अपनी सही स्थिति बताई तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई। शहडोल नशे के खिलाफ शहडोल पुलिस की कार्यवाही को लेकर सुर्खियों में रहता है। नवागत पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला के आगमन के बाद से ही नशे के कारोबारियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। शहडोल पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर जिले में ताबड़तोड़ कार्यवाही की। इसी कड़ी में शहडोल पुलिस ने गांजा का कारोबार करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे एक महिला भी शामिल है। इस कार्यवाही में 20 लाख की 2 कार और 5 लाख के गांजे की खेप भी जब्त की गई है। 28 जून को थाना सुहागपुर में सूचना प्राप्त हुई कि सदगुरु स्कूल के पास दीपक विश्वकर्मा एवं उनकी मां राधा विश्वकर्मा अपने घर में मादक पदार्थ गांजा काफी मात्रा में बिक्री करने के उद्देश्य से रखे हुए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना सुहागपुर से पुलिस की टीम पूछताछ एवं कार्यवाही हेतु सतगुरु स्कूल पानी टंकी के पास रामानुज कॉलोनी में संदेही दीपक विश्वकर्मा के घर पहुंची। संदेहियों से पूछताछ के बाद उनके घर की तलाशी लेने पर दीपक विश्वकर्मा के घर में से उनके द्वारा छिपाए गए स्थान से प्लास्टिक की बंधी बोरी और गांजा प्राप्त हुआ। राधा विश्वकर्मा की निशानदेही पर उनके ही घर से प्लास्टिक की बोरी में गांजा प्राप्त हुआ। मां बेटे के कब्जे से बरामद गांजे की कुल मात्रा 21 किलो पाई गई। गांजा के बारे में इन आरोपियों से पूछताछ किए जाने पर कोई वैधानिक कारण पता नहीं चला। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके बरामद गांजे के साथ थाना सुहागपुर में धारा एनडीपीसी एक्ट की तहत कार्रवाई की गई। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। गांजे कारोबारी पर क्या कार्रवाई की गई है? जैसा कि आप सबको मालूम है कि शहडोल जिले में विशेष अभियान के अंतर्गत नशे के जो व्यापार है उस पर अंकुश लगाने के लिए चलाया जा रहा है। उसी संदर्भ में 2 कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक सुहागपुर थाना क्षेत्र आरोपी दीपक विश्वकर्मा और उसकी मां राधा विश्वकर्मा, इनके कब्जे से हमने 21 किलो गांजा और एक जानकारी हमें थाना बहार में केशवाही खेती की पढ़रिया गाँव में कुछ गांजे की एक उस पर जिस पर सूचना थी उसके आधार पर सूचना के आधार पर एम्बुश लगाया गया था। उसमें हमने 2 गाड़ियों को इंटरसेप्ट किया। 2 आरोपी उसमें फरार कर गए हैं। 3 आरोपी मिले हैं, 2 गाड़ियाँ मिली हैं, जिसमें हमने लगभग 24 किलो गांजा पकड़ा था और उसमें जायसवाल, रंजन पटेल और दिगंबर राठौर 3 आरोपी पकड़े गए हैं। जिनसे हमारी पूछताछ चल रही है। उनका ये नेटवर्क कहाँ से लाते थे और पूरा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उस संदर्भ में हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि हमें इससे बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस तरह आगे भी बढ़ेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रीवा और विंध्य की खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy.